नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब संगम एग्रीकल्चर स्टडी के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमेशा की तरह इस बार भी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल पर जो भी यदि आपको क्वेश्चन चाहिए, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन हुए और इस सब्जेक्ट के सभी क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं आगे। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, आपदा जोखिम खतरा प्रबंधन। मतलब आपदा क्या है, जोखिम क्या है और खतरा प्रबंधन के बारे में क्या विचार विमर्श करते हैं हम थोड़ा थोड़ा। जैसा कि आपको पता है, कोई भी क्षेत्र मान लीजिए जिसमें जीव जंतुओं की संरचना और जन उपयोगी व्यवस्थाओं में आपदा का सामना करने की कितनी क्षमता है, उस अध्ययन करने वह सबसे पहले चिन्हित किया जाता है और जोखिम को कम करने के प्रयास व उपाय अपनाए जाते हैं। अथवा जो स्थान आपदा संभावित हो, उस स्थान पर लोगों के घरों व अन्य सामान, फसलों आदि का बीमा कराने का जोखिम जोखिम के स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब कि आप सभी को पता है कि है ना, कोई ऐसा क्षेत्र है, मान लो ये क्षेत्र है, यहाँ पर है ना भूकंप ज्यादा आता है, बाढ़ ज्यादा आती है, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर बाढ़ वगैरह ज्यादा आती है। आप ना यहाँ पर क्या करोगे कि पहले ही अपनी फसल, जो भी आपने इसके अंदर समय अनुसार फसल बो रखी है ना, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, बीमा करा लोगे आप लोग, हैं। फसल का बीमा वगैरह कराते हैं लोग। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए, जोखिम प्रबंधन के घटक। मतलब जोखिम को प्रबंधन करने के कौन कौन से घटक है। तीन घटक है: आपदा जोखिम पहचान, दूसरा जोखिम का न्यूनीकरण और आपदा स्थानांतरण। मतलब कि आपदा ये बोल दो, जोखिम बोल दो, इन सभी का स्थानांतरण, मूल्यांकन, न्यूनीकरण, ये सभी इसके प्रबंधन है। पहले अपन बात करते हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन क्या है, आपको बता दें कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। मतलब किसी भी चीज का मूल्यांकन करना। इसके अपन निम्न चरण पढ़ते हैं, देखो। सबसे पहले संभावित व आपदा क्षेत्र में सर्वप्रथम उन वस्तुओं व संरचनाओं एवं जीव जंतुओं की पहचान की जानी चाहिए जिनको आपदा प्रभावित होने अथवा नष्ट होने की संभावना हो। दूसरी बात करते हैं हम, जोखिम की मात्रा एवं कारण ज्ञात करके संभावित क्षति का अनुमान लगाया जाता है। मतलब कि कोई स्थान पर मान लो क्षति जोखिम आ रहा है, तो उस स्थान पर है ना कितना नुकसान हुआ, कितनी क्षति होगी, मतलब कि कितने रुपए लगे, क्या क्या नुकसान हुआ, इन सभी का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जोखिम की मात्रा का मूल्यांकन भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों पर समुचित विचार किया जाता है। मतलब है ना, इन सभी पर भौतिक, रासायनिक एवं मनोवैज्ञानिक है ना, इन सभी प्रकार का ज्ञान करके हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर आता है कमजोर भौतिक दशाएं, जैसे आपदा संभावित क्षेत्र, असुरक्षित भवन एवं असुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है। पांचवा टॉपिक अपने पास आता है कि कमजोर व आर्थिक सामाजिक दशाएं, जैसे पशुधन जोखिम, अल्प आयु स्तर, निम्न स्वास्थ्य दशा आदि पहचान का मूल्यांकन किया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण। जोखिम न्यूनीकरण को हम निम्न चरणों में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1, इसके अंतर्गत वे सभी उपाय आते हैं जो जीवों, संपत्तियों एवं संसाधनों की क्षति को कम करते हैं। ऐसे अवयव जो किसी आपदा में क्षतिग्रस्त होने के लिए खुले होते हैं, उन्हें जोखिम युक्त अवयव कहते हैं। मतलब तीसरा टॉपिक है आपदा जोखिम न्यूनीकरण को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया। आपदा जोखिम है ना, इसका न्यूनीकरण के टॉपिकों को पुनः तीन भागों में बांटा गया। नंबर 1 पर आता है मतलब तुरंत समन करना और रोकथाम। मतलब तत्परता। तत्परता का मतलब होता है कि तुरंत, हैंड टू हैंड, फौरन एक्शन लेना। समन रोकथाम मतलब रोकने का तरीका। नंबर 1, आपदा जोखिम स्थानांतरण को अपन देखते हैं। ये निम्न प्रकार के आपदा जोखिम स्थानांतरण किए जाते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं। नंबर 1 टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, तो देखो आप, घरों, सामग्रियों और उपकरणों एवं फसलों का बीमा कराने आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जाती है। नंबर 2 पर आपदा प्रबंधन योजना के द्वारा सामाजिक अनुष्ठित फंड तैयार किया जाता है। इसके लिए समाज के लोगों के द्वारा एक निश्चित धनराशि आपातकाल में काम आने के लिए एकत्रित की जाती है। मतलब कि कोई भी समाज मान लो, किसी को देख लो, सभी लोग है ना, अपन सभी लोग थोड़ी थोड़ी राशि बचाते हैं। मतलब यदि आप लोग रूम पर रहते हो, तो आप राशि बचाते हो कि मतलब है ना, 5,000 रुपये मंथली लेकर आए आप, सपोज 10। उन 5,000 रुपये में से आपने चा किसी महीने 4,500 रुपये खर्च कर दिए, तो आप बताओ, फिर 500 रुपये बच गए आपके पास, बच गए 500 रुपये। तो आप उन्हें
उस समय के लिए बचा कर रखोगे कि मतलब है ना, यदि बैक आ जाए तो, या अदर कोई कारनामा हो, इन सभी कारणों के लिए आप बचा कर रखोगे उन 500 रुपए को। आपातकाल में मतलब आपदा आ जाए, कहीं बाई चांस बीमार हो जाओ, ऐसी स्थिति में। अब अपन बात करते हैं विपत्तियों का वर्गीकरण, मतलब विपत्तियों का क्लासिफिकेशन। क्या है विपत्तियां? मुख्य रूप से विपत्तियां निम्न प्रकार की होती है। आकस्मिक आक्रमण विपत्ति, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आकस्मिक आक्रमण विपत्तियों के अंतर्गत आते हैं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात, बर्फ, मिट्टी एवं बोल्डर का प्रवाह। चक्रवात किसे कहते हैं आपको पता है? बर्फ, मिट्टी एवं बोल्डर का प्रवाह, बादलों का फटना आदि, मतलब है ना, इसके अंतर्गत उन सभी को दिया गया जो पृथ्वी के द्वारा आते हैं, मतलब जो तेज गति से आते हैं, उन्हें आकस्मिक आक्रमण कहा गया। मंद गति मतलब धीरे धीरे। सूखा, अकाल, पर्यावरण ह्रास, जीवाणु संक्रमण, ऊसर बनाना आदि। तीसरा है महामारी। आपको मुख्य रूप से पता है मैन महामारी किसको जानते हो आप? इस महामारी का नाम सुना ही होगा आपने, जो स्क्रीन पर लिखी जा रही है। कौन नहीं जानता इस महामारी को? इसके अंतर्गत हम बात करते हैं भोजन जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, छुआछूत की बीमारियां, रोग वाहकों से उत्पन्न होने वाली बीमारियां आदि, मतलब है ना, ये सभी बीमारियां है ना, लक्षण है ना, वो जो मैंने बीमारी का नाम स्क्रीन पे लिखा था उससे मैच खाती है या नहीं खाती। औद्योगिक दुर्घटनाएं, आग, विस्फोट, रासायनिक शरण या विपाक्तिक गैसों का रिसाव, मतलब विपाक्तिक गैसों का रिसाव का मतलब क्या है? मतलब कि कोई पेट्रोल पंप की या कोई बड़े हाथ गैस पंप है, वहां पर गैस का निकलना, जैसे भोपाल हत्याकांड आपने सुना है। ये सभी युद्ध एवं गृह युद्ध, बाहरी देशों के साथ युद्ध या देश में के अंदर सामाजिक देश के कारण गृह युद्ध। नंबर एक, भूकंप। भूकंप क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आज अपना लास्ट टॉपिक होगा भूकंप, और अगली 2 क्लासों के अंतर्गत हम एसटीएम सब्जेक्ट जो भी आपका है, इस सब्जेक्ट को हम पूरा करा देंगे। भूकंप के बारे में हम पढ़ते हैं। विरूपतित चट्टानों से संचलित ऊर्जा को आकस्मिक रूप से उत्सर्जन एवं फलस्वरूप उत्पन्न तरंगों से भूपटल में उत्पादन दोलन के ही भूकंप कहते हैं। मतलब भूकंप क्या कहते हैं? कोई भी विरूपित चट्टान है जिसे संचित ऊर्जा आकस्मिक रूप से उत्सर्जित के फलस्वरूप, उत्सर्जन के फलस्वरूप जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनके तरंगों से भूपटन में उत्पन्न दोलन को ही भूकंप कहते हैं। मतलब इनसे उत्पन्न जो भी दोलन होंगे, मतलब चक्कर होंगे, उन्हें भूकंप कहते हैं। आक्रमण, प्रकार एवं चेतावनी, मतलब आक्रमण का प्रकार क्या है एवं इसको क्या चेतावनी दी जानी चाहिए। भूकंप आकस्मिक आक्रमणकारियों की विपत्ति है। यह वर्ष में किसी दिन अर्थात वह रात को किसी भी समय आ सकता है या हमेशा बिना चेतावनी दिए आता है। बहुत सी खोजों के बाद भी भूकंप का भविष्यवाणी करना संभव नहीं हुआ। मतलब भूकंप चीज ही ऐसी है, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ये चीज ही ऐसी है कि मतलब समय देती ही नहीं है कि मतलब कब भूकंप आ जाए, किस वक्त आ जाए। भूकंप का कोई पता नहीं होता, इसलिए भूकंप आज तक बहुत खोज की है वैज्ञानिकों ने भूकंप के ऊपर, है ना। लेकिन इस भाई साहब का पता नहीं लगा पाया कि कब आएगा। मतलब भूकंप कितना आएगा, कितना आया है तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन कब आएगा यह पता लगा पाना मुश्किल है। हम्म। अब हम बात करते हैं जोखिम युक्त अवयव। जोखिम युक्त अवयव में नंबर एक पर हम बात करते हैं नरम मृदा वाले क्षेत्रों में भूस्खलन, संभावित क्षेत्र एवं फॉल्ट लाइन के अनुदिश घिसाव की संभावना अधिक होती है। ऐसे स्थानों पर बने मकान एवं अन्य संरचनाएं जोखिम भरी होती है। मतलब है ना, नरम मृदा मतलब दलदली मृदा। दलदली मृदा का तो आपको पता है ना कि कैसी होती है दलदली मृदा। वो ऐसे स्थान है ना, यहाँ पर क्या मकान वगैरह बनाना थोड़ा संभावित मतलब मुश्किल है, और यहाँ पर नुकसान होने का खतरा ज्यादा होता है। बिना विकल्पन कराए मिट्टी, ईंट एवं पत्थर के से बनी इमारतें भी जोखिम भरी होती है। मतलब बिना अभिकल्प करवाई मिट्टी, ईंट एवं पत्थर से बनी इमारतें भी जोखिम भरी होती है। नंबर 4 पर बात करते हैं भारी छतें के मकान। कमजोर निर्माण एवं सामग्री से निर्मित मकान, कमजोर मंजिल वाले बहुमंजिले मकान एवं खराब अनुरक्षण वाले मकान भूकंप के समय जोखिम भरे रहते हैं। विशिष्ट प्रभाव, मतलब इस भूकंप का विशिष्ट प्रभाव क्या होते हैं, ये बात करते हैं अपन। लास्ट भूकंप ये आज हम पूरा करेंगे। भौतिक क्षति, मतलब भवनों, संरचनाओं एवं क्षति, शॉर्ट स्क्रीन से लगी आग, बांध टूटने, आई बाढ़ एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन आदि भौतिक क्षति
के अंतर्गत आता है। मतलब भौतिक क्षति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी और क्या क्या आएंगी, इस सभी के बारे में मैं बता देता हूँ। भौतिक क्षति वो होगी जिसके अंदर भवनों का टूटना, आग लगना, बांध टूटना, भूस्खलन होना, पहाड़ भूकंप आएगा तो भूस्खलन होना संभव है, कम हो चाहे ज्यादा हो, नाम मात्र का भी होगा तो उसे भूस्खलन कहेंगे। भूकंप आने पे भूस्खलन 95% होना संभावित होता है। मौत मौत भूकंप के समय मरने वाली संख्या केंद्र के पास सघन आबादी वाले स्थान जैसे बहुमंजिला इमारतें एवं ऐसे भवनों में जो भूकंपरोधी न बनाए गए हो सबसे अधिक होते हैं। मतलब है ना, सबसे ज्यादा खतरा कहाँ पे होता है, जहाँ पे ना बहुमंजिला मकान हो, भारी आबादी वाला शहर हो, वहाँ पे भूकंपरोधी मकान न बनाए हो, भूकंपरोधी यंत्र न लगाए हुए हो ना, वहाँ पे सर्वाधिक जन धन का हानि होता है। आपने सुना है जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, लेकिन जापान में जन धन हानि कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर भूकंप रोधी लगाए जाते हैं और इंडिया में इतनी भूकंप रोधी बहु इमारतें नहीं है जापान की तुलना में। जन स्वास्थ्य हड्डियों का कई जगह से टूटना सामान्य एवं गंभीर रूप से घायल होने आदि सामान्य घटनाएं हैं। सफाई की दशा बिगड़ जाती है, जीव जंतुओं के मरने से बीमारी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि ना आपका टॉपिक ये है जन स्वास्थ्य। मतलब जन स्वास्थ्य के अंतर्गत मैं बता दूं, भूकंप आया, कोई पत्थर टूट गया, आपके पैर पे गिर गया, हाथ पे गिर गया, किसी के पे टूटेगा नहीं। और किसी पशु पे बिल्डिंग वगैरह गिर गई, मर गया पशु, तो वो मरेगा, उससे बदबू आएगी और उसमें जो जीवाणु से रोग उत्पन्न होंगे, उससे बीमार होने का भी तो खतरा है। जलापूर्ति, अगला टॉपिक है जलापूर्ति। वितरण प्रणाली एवं भंडारण टंकियों के ध्वंसास्त हो जाने के कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। फायर हेड ड्रेन्स की ध्वस्त हो जाने से आग पर नियंत्रण पाना काफी कठिन हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। यातायात व्यवस्था, सड़कों, पुलों, रेलमार्ग, हवाई पट्टियों एवं संबंधित संरचनाओं को नष्ट हो जाने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाती है। चरमरा जाने का मतलब है कि खराब हो जाती है, व्यवस्था बिगड़ जाती है। नंबर 6 पर आता है विद्युत संचार। मतलब कि ना टेलीफोन एवं टेलीग्राम लाइनें टूट जाती है, टेलीफोन एक्सचेंज से बड़ी क्षति होती है तथा ट्रांसमिशन टावर एवं ट्रांसपोंडर ध्वस्त हो जाते हैं। ध्वस्त होने का मतलब है टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे संचार व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाती है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइन टूट जाती है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। मुख्य समन्वितियाँ, मुख्य समन्वितियों में हम बात करते हैं अ, कल, वो आपको यहाँ तक पढ़ने के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। कल पढ़ते हैं अपन मुख्य समन्वितियाँ। अब आपको पता है क्या करना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं हो वो सब्सक्राइब करें।